क्योंकि जब हम गद्य पढ़ते हैं या पद्य को देखते हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, तो हर संदर्भ में हम कहीं न कहीं समस्त पद को पाते हैं, और उन समस्त पदों को पहचानना तब तक कठिन होता है जब तक कि हम उसे जानते नहीं रहते हैं। तो इसमें लौकिक विग्रह हो या अलौकिक विग्रह हो, ये सभी हमें प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। कभी कभार उसके सूत्र जो हैं उनकी भी आवश्यकता हमें पड़ती है। तो मूल रूप से हम प्रयास करेंगे जो लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर हम इसको देख सकें, क्योंकि इसके अतिरिक्त लघु सिद्धांत कौमुदी के अतिरिक्त जो भी चर्चा है वह बहुत ही विस्तृत हो जाती है। तो हम लघु सिद्धांत कौमुदी को ही ध्यान में रख करके चर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो बातें आती है वह है समास। समास से कहते किससे हैं, तो ये हम लघु सिद्धांत कौमुदी के ऊपर देखें तो वहां पर स्पष्ट रूप से यह चर्चा की गई है कि समसनम समास है। और समसनम ये पद जो है इसको कैसे हम समझेंगे, तो इसके लिए कहा गया है जो कि जब दो पद हैं उनको मिला करके जब एक पद बनाया जाता है संक्षेपीकरण के साथ, वहां पर समास होता है। मोटे तौर पर वहां पर समसनम एक पदी भाव समास है, इस तरह करके चर्चा होती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर संक्षेप ही होगा, लेकिन सामान्य रूप से संक्षेप होना देखा जाता है। और यह जो होगा वह कहाँ पर होता है, तो समर्था पद विधि इसके आधार पर हम देखते हैं, जो कि समर्थ पदों में समास किया जाता है। और इसके बाद फिर हम जो सूत्र वहां पर देखते हैं, एक है समासः पंचधा, यहाँ से प्रारंभ करते हैं और कहते हैं जो कि तत्र समसनम समासः, वहां पर समसन अर्थात संक्षेपीकरण जो होता है, एक पदी भाव जो बनाना होता है उसे समास के रूप में कहा जाता है। अब यहाँ पर दिया गया था एक सूत्र जो दिया गया है, सहसुपा करके दिया गया है, जो कि यह जहां पर हम कहते हैं हम वृत्ति की बात करेंगे, आगे जब हम चर्चा प्रारंभ करेंगे इसके लौकिक और अलौकिक की बात चर्चा करेंगे, वहां पर वृत्ति की बात आएगी। तो हम वृत्ति किसको कहते हैं, तो यहाँ पर परार्थाविधानम वृत्ति है। इसमें 5 वृत्ति हैं, जैसे कि आपने वृत्ति की चर्चा वहां पर योग में जो आपने देखा था पंचवृत्ति, इससे अलग है ये व्याकरण में। वृत्ति जो है कृत तद्धित समास एक शेष, ये जो बताए गए हैं एक कृत तद्धित समास एक शेष, इनको लेकर के एक शेषा आद्यंत धातु रूपा पंचवृत्तया, ये अलग अलग 5 हम देखते हैं यहाँ पर। तो सामान्य रूप से इस तरह के प्रश्न नहीं बनते, लेकिन पंचवृत्ति कौन कौन से होते हैं ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और विग्रह किसको कहते हैं, तो कहा गया है वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह है। वृत्ति के अर्थ को बताने वाला जो होता है वाक्य, उसको विग्रह कहते हैं। जैसे राज पुरुष है और इसको आप विभाजन करते हैं, अर्थात विग्रह करना चाहते हैं। तो विग्रह करना चाहते हैं, इसका अभिप्राय क्या हुआ कि ये जो वृत्ति है, वृत्ति मतलब तदंत हो, तद्धितांत हो, या एक शेष हो, या इस तरह के जो अन्य धातु है, इनको अर्थात इनमें कृदंत हो गया, तद्धितांत हो गया, इसके साथ साथ सनाद्यंत धातु जो है, सनाद्यंत धातु जो है, इनमें से यहाँ पर मूल रूप से हम समास की बात केवल करेंगे, जो कि कृदंत तद्धितांत की बात तो पहले हो गई है प्रत्यय के संदर्भ में। यहाँ पर केवल समास की बात करते हैं। इनको अर्थात ये वृत्ति हुए, इनके अर्थ को बोधित कराने वाला वाक्य जो होगा उसको विग्रह कहा जाएगा। तो जब आप कहते हैं राज्ञः पुरुषः, ठीक है, तो ये विग्रह के रूप में माना जाता है। तो उसमें भी लौकिक विग्रह होगा और अलौकिक विग्रह होगा। सोचा लौकिको अलौकिक विग्रह जो होगा 2 प्रकार का होगा,
लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह, ठीक है। जब कहते हैं पूर्वम भूत, ये लौकिक विग्रह हो गया। अब जब उसके सुप प्रत्यय जो है उनको भी आप इंडिकेट करते हैं तो वह अलौकिक विग्रह हो गया। दोनों में अंतर आप समझेंगे। जैसे कहा गया जो कि नीलम कमलम, तो नील सु कमल सु ये हो गया आपको अलौकिक विग्रह, ठीक ना। और अगर नीलम कमलम, नीलम च तत्कमलम, ये जो करेंगे ये हो गया लौकिक विग्रह। या राज्ञा पुरुष आपने कहा तो राज्ञा पुरुष हो गया लौकिक विग्रह। और राजन नस और ये पुरुष सु ये आपने कहा तो अलौकिक भेद। मतलब लौकिक अलौकिक में आपको बहुत ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लौकिक जानते हैं तो श्रम उसमें केवल सुप प्रत्यय जो है उसको भी इंडिकेट कर दीजिए तो वो अलौकिक हो जाता है, ठीक। अब प्रश्न उठता है जो कि हाँ उसमें फिर भूतपूर्व, भूतपूर्व चरक, इससे पूर्व निपात होता है, ये ध्यान रखेंगे। भूतपूर्व जो है इसमें भूतपूर्व चरट, इससे पूर्व निपात होता है, ठीक ना। भूतपूर्व चरट, इससे भूतपूर्व में जो पूर्व जो है पूर्व निपात होता है। और जैसे जब समास होता है तो जैसे हम कहते हैं बागर्थो इव, तो बागर्था इव, इसमें विभक्ति का लोप हो जाता है। ये सब हम देखते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और भी बातें हैं। जैसे कि समास पद की व्युत्पत्ति अगर करते हैं तो सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से धय प्रत्यय करने पर समास पद बनता है। समास प्रायः दो प्रकार का समास में प्रायः दो पद आप देखते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे आप कहते हैं राज्ञ पुरुषः, तो एक तो हो गया पहला वाला पद राज्ञ, और दूसरा पद जो हो गया उत्तर पद कहा जाएगा। एक पूर्व पद एक उत्तर पद। ये जितने भी आप देखेंगे सभी में आपको इस तरह दिखेगा, पूर्व पद और उत्तर पद। और इसी के आधार पर नामकरण भी हुआ है। जैसे कि ये कहते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं केवल समास। समास की आप यहाँ पर देखेंगे 5 देखेंगे भेद, 5 भेद है समास में। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधार, सॉरी द्वंद्व, बहुब्रीहि और केवल। तो हम सबसे पहले केवल की ही चर्चा कर लेते हैं। केवल ये हो कि ये जो बताए गए हैं 4, इनकी कैटेगरी में जो नहीं आएंगे, इस श्रेणी में नहीं आएंगे, इनके विभाजन में नहीं आएंगे, उनको केवल समास कहा जाएगा, ठीक ना। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि के लिए जो नियम अभी बता रहे हैं उसमें जो नहीं आएगा उसको केवल समास, मतलब सिर्फ नाम दे दिया गया उनका जो समास है। और इनके लिए कहा गया है सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास प्रथमः। प्रथम समास कौन है? केवल समास। हमने साइड इसलिए कर लिया क्योंकि 4 को बता करके तब हम 5वें को बताने के लिए जा रहे थे, लेकिन पहला जो लक्ष्यदान कौमुदी में गिना गया है वो केवल समास को, और कहा गया है सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास प्रथमः। फिर विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त मतलब जिसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है, संज्ञा नहीं दी गई है, उसको कहा जाएगा केवल समास, ठीक। अब हमने पहले चर्चा किया था जो कि 2 पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद, जिसमें कोई नाम नहीं दिया गया है, अर्थात जैसे हम अभी भाव तक पुरुष द्वंद्व बहुब्रीहि ये कुछ नहीं बताया गया है, तो वो केवल समास मात्र होंगे, केवल समास कहे जाएंगे। अब अगर पूर्व पद की प्रधानता हो तो अव्ययी भाव हो जाएगा। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययी भाव, आपने यहाँ पर देखा था प्रायेण पूर्व, ये 2 पद होते हैं, एक तो पूर्व पद एक उत्तर पद। पद का अर्थ होता है पदार्थ, पद का अर्थ पदार्थ, अर्थात इस पद का मीनिंग नहीं, ये पद का जो संपूर्ण का जो मीनिंग होगा उसको कहा जाता है पदार्थ, पदस्य अर्थ पदार्थ, इस तरह के। उसमें जिस पदार्थ की प्रधानता होती है उसी के अनुसार समास की भी संज्ञा दी जाती है, अर्थात नामकरण किया जाता है। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव, सामान्य रूप से पूर्व पदार्थ की प्रधानता जहां पर होती है उसको अव्ययी भाव कहा जाता है। पूर्व पदार्थ प्रधान है अव्ययी भाव है। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान है तत्पुरुष, अगर उत्तर पदार्थ की प्रधानता हो तो उसको तत्पुरुष कहा जाएगा। प्रायेण
उभय पदार्थ प्रधान है द्वंद्व, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होगी तो द्वंद्व होगा। अगर अन्य पदार्थ की प्रधानता होगी, दोनों में से कोई किसी एक की न होकर के अलग किसी अन्य की होती है, तो वहां पर बहुव्रीहि हो जाएगा। उदाहरण हम लेते हैं, जैसे हरौ इति अधिहरि, ठीक, या हम कहते हैं जो कि शक्तिम अनतिक्रम्य, तो पूर्व पदार्थ की प्रधानता आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। पूर्व पदार्थ की प्रधानता जहां पर होगी वहां पर अव्ययी भाव कहा जाएगा। प्रायण कहा गया है, प्रायण अगर नहीं कहा जाएगा तो इसकी अव्ययी भाव संज्ञा नहीं होगी। प्रायण इसलिए कहा गया है, जैसे उदाहरण दिया गया है जो कि प्रधानता का निर्णय करने के लिए कहा गया है, जैसे अधिहरि कहा गया है, तो हरौ इति मतलब हरि में सप्तमी एकवचन दिया गया है हरौ, तो यहाँ पर हरि पद की हरौ इस पद की प्रधानता है। इससे प्रायण क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर प्रायण नहीं कहा जाएगा तो फिर अव्ययी भाव हर जगह अव्ययी भाव माना जाने लगेगा, पूर्व पदार्थ की प्रधानता होगी। जैसे उन्मत्त गंगम, उन्मत्ता गंगा जत्र स उन्मत्त गंगो नाम देश है, अर्थात उन्मत्ता गंगा जत्र, जहां पर उन्मत्त गंगा है उस तरह के देश का नाम कहा जाता है उन्मत्त गंग। यहाँ पर उन्मत्त गंग जो है पूर्व पदार्थ की प्रधानता है, सॉरी पूर्व पदार्थ की प्रधानता नहीं अभी तो अन्य देश की प्रधानता है, ठीक। और अव्ययी भाव अधिकार में होने के कारण यह भी अव्ययी भाव समास है। इसीलिए प्रायण अगर नहीं कहा जाएगा तो यहाँ पर उन्मत्त गंगम जो बना है वह उन्मत्त गंग अव्ययी भाव समास के अंतर्गत नहीं आएगा। क्योंकि देखिए जैसे हमने कहा अधिहरि, तो हरौ इति अधिहरि ये हमने कहा, तो हरि में ये अर्थ हुआ। अब हरौ जो है वह पूर्व पदार्थ है, तो यहाँ पर दो हमारा घटित हो जाता है, पूर्व पदार्थ की प्रधानता जहां पर हो वह अव्ययी भाव है, ठीक। लेकिन परिभाषा में क्या कहा गया है, प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। प्रायण पद क्यों कहा गया है, प्रायण पद इसलिए कहा गया है कि एक उदाहरण लीजिए आप, उन्मत्त गंग ये बना रहे हैं आप उदाहरण, तो उन्मत्ता गंगा जत्र स उन्मत्त गंगो नाम देश है, एक कोई देश है जहां पर गंगा जो है उन्मत्त है, तो कहा गया उन्मत्ता गंगा जत्र उन्मत्ता गंगा जत्र स उन्मत्तो नाम देश है, यहाँ पर जहां पर उन्मत्त गंगा उन्मत्त है तो यहाँ पर उत्तर पदार्थ की प्रधानता दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर पूर्व पदार्थ की प्रधानता नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन है यहाँ अव्ययी भाव समास। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहां पर की पूर्व पदार्थ की प्रधानता नहीं भी है फिर भी वो अव्ययी भाव है। इस कारण से इसको दिखाने के लिए इन्होंने प्रायण पद लगाया है। अगर प्रायण पद न लगाए तो यहाँ पर उन्मत्त गंगम जो है यहाँ पर यह अव्ययी भाव समास नहीं हो पाएगा वहां पर। दूसरा है उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष है, प्रायण फिर यहाँ पर भी दिया गया है जो कि प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष है। जैसे राजा का पुरुष कहा गया, यहाँ पर राजा का आदमी, यहाँ उत्तर पदार्थ की प्रधानता है क्योंकि वहां आगे आने वाले पदार्थ जो है वही वहां पर प्रमुख है, अर्थात राज्ञ पुरुष पुरुष पद की यहाँ पर प्रधानता है। फिर प्रायण की यहाँ पर क्यों कहा गया है, जैसे पंचतंत्रम, पंचानाम तंत्राणाम समाहार पंचतंत्रम, ठीक। पंचतंत्रम इसका विग्रह अगर करते हैं तो वहां पर भी यह लक्षण घटना चाहिए। यहाँ पर उत्तर पदार्थ का इसकी प्रधानता यहाँ पर नहीं है, प्रायण कहने से इसकी भी तत्पुरुष संज्ञा कह रहे उत्तर पद का अर्थ नहीं है, प्रायण कहने से इसकी भी तत्पुरुष संज्ञा हो जाती है। अर्थात
पंचानाम तंत्राणाम समाहार। ठीक, यहाँ पर पंचन पद जो है इसकी प्रधानता हो जा रही है, दिख तो रहा है यहाँ पर पूर्व पद की पदार्थ की प्रधानता, लेकिन लक्षण क्या है, उत्तर पदार्थ की प्रधानता होनी चाहिए तभी तत्पुरुष होगा। तो पंचतंत्र जो है इसकी यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं आ पाएगा अगर हम प्रायण पद नहीं लगाते हैं। तो हम अलग अलग उदाहरण देखते रहे जिसमें कि प्रायण जो कहते हैं इसके संदर्भ में। अब आगे हम देखते हैं जो कि इसमें तत्पुरुष के भेद में हम जो आएंगे तो कर्मधारय द्विगु वगैरह को देखेंगे। अभी हम द्वंद्व को देख लेते हैं। अब द्वंद्व की प्रधानता हो, दोनों की प्रधानता होगी तब जाकर के वहां पर द्वंद्व समास होगा। और बहुब्री में क्या होता है कि प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान है बहुब्री है। जैसे लंब कर्ण है, लंबा है कर्ण जिसका, उसको लंब कर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर न तो लंब पद की प्रधानता हो पा रही है न कर्ण पद की प्रधानता हो पा रही है। अभी तो क्या हो जा रहा है कि लंब कर्ण का अभिप्राय हो गया जो कि हाँ लंब कर्ण की प्रधानता है, लंब कर्ण है जो कि लंब कर्ण में भी वही आते हैं जो कि हाथी के कान जैसे बड़े बड़े कान जिनके होते हैं। लंबोदर स्पष्ट होता है, लंबा है उधर जिसका, तो न तो लंब पद की प्रधानता हो रही है न उदर पद की प्रधानता हो रही है, अपितु किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो जा रही है। मतलब वहां पर गणेश ये अर्थ लिया जाता है। तो ये जो होता है प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान है बहुब्रीहि, ये जो कहा गया है। अब इसमें प्रायण क्यों दिया गया है, तो प्रायण के लिए दिया गया है जैसे द्वित्राह, द्वित्राह ये पद जो है इसमें 2 या 3 यहाँ पर भी बहुब्री समास होते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए इसमें न तो 2 की प्रधानता होगी न 3 की प्रधानता होगी, मतलब 2 की भी प्रधानता है 3 की भी प्रधानता है, लेकिन बहुब्री समास क्या के माध्यम से क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर अन्य पदार्थ की प्रधानता हो, जबकि द्वित्रा में तो दोनों पदार्थ की प्रधानता हो रही है, तब तो वो द्वंद्व की कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन प्रायण इसीलिए कहा गया है, प्रायण से द्वित्राह ये जो हुआ बहुब्री समास है। और इस तरह के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं क्योंकि ये प्रायण के लिए को व्याख्यायित करने के लिए एग्जांपल्स दिए गए हैं। ये जैसे कि अव्ययी भाग में हमने देखा था जो कि इसका एग्जाम्पल जो दिखाया गया था उन्मत्त अंग वाला। इसी तरह हम कर्म इसमें तत्पुरुष में हमने देखा था जो कि पंचतंत्र जो दिया गया था। इसी तरह बहुब्री में हमने देखा जो कि द्वित्राह जो दिया गया है। अब यहाँ पर दोनों पदार्थ की प्रधानता जो जहाँ पर होती है वो द्वंद्व होता है। तो जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मण दिया गया है। अब प्रायण क्यों कहा गया है, तो प्रायण के लिए यहाँ पर दिया गया है जो कि समाहार बंध, समाहार के अर्थ में अन्य पदार्थ के अन्वय होने पर भी संज्ञा हो जाती है। यहाँ पर एक उदाहरण नहीं दे रहे हैं लेकिन ये कह रहे हैं कि समाहार के संदर्भ में अन्य पदार्थ की भी अगर प्रधानता हो जाती है तो उनकी भी संज्ञा, उनको भी हम ले लेते हैं यदा कदा। इस कारण से यह उदाहरण प्रायण जो है ये दिया गया है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 5 जो भेद है ये हमने देख लिया। अब आगे हम आते हैं जो कि अव्यय वाला जो है इसको हम देखते हैं। अव्ययी भाव समास जो है इसके संदर्भ में तो इसमें कुछ है जो कि समर्थ का क्या अभिप्राय है, तो ये बता रहे हैं समर्थ पद विधि। समर्थ का आधा है जो कि पद का संबंध जो है वह समर्थ पदों में ही होगी, अर्थात जहां पर समर्थ होगा एक दूसरे से जुड़ सकते हैं वहीं पर होगा, कहीं भी आप नहीं जोड़ देंगे। ये समर्थ पद विधि जो है ये सामान्य रूप से ये बताता है। एक तो ये हो गया, अर्थात सुबंत को उद्देश्य बनाकर जो विधि होती है उसको पद विधि कहा गया है। ठीक है।
इसके बाद फिर एक है प्राक कडारात समास, एक सूत्र आता है प्राक कडारात समास का अभिप्राय है, जो कि कडारा कर्मधारय जो है यहाँ के अंतिम सूत्र से पूर्व तक समास जो है इसका उदाहरण बनेगा। फिर सहसुपा हमने देखा था, जिसमें कि हमने अभी चर्चा की थी, जो ये पंचवृत्ति आदि जो आते हैं इन सबको हमने देखा था, जिसमें कि भूतपूर्व चरट, इससे पूर्व निपात होता है, ये भी प्रश्न बनते हैं। लौकिक अलौकिक के संदर्भ में भी प्रश्न बनते हैं। तो उसके बाद इवेन समासो विभक्ति लोपश्चात, इसके माध्यम से वागर्थो इव में जो वागर्थो जो ये विभक्ति है इसका जो लोप हो रहा है, यह इवेन समासो विभक्ति लोपश्चात इसके माध्यम से होता है। ये केवल समास के अंतर्गत चर्चा हुआ है। अब हम आते हैं अव्ययी भाव में। अव्ययी भाव में कह रहे हैं अधिकारोयम प्राक तत्पुरुष, तत्पुरुष का जहां पर अधिकार प्रारंभ हो रहा है उससे पूर्व तक जितने भी सूत्र है वो अव्ययी भाव समास के सूत्र के अंतर्गत माने जाएंगे। और इसमें एक ही महत्वपूर्ण सूत्र है, सबसे जो झंझटिया सूत्र है वह है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि प्रत्यर्थाभावात्तया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व व्ययोग पद्य सादृश्य संप्रति साकल्यान्त वचनेषु। ये इन अलग अलग अव्ययम को आप साइड कर लीजिए, विभक्ति के अर्थ में, समीप के अर्थ में, समृद्धि के अर्थ में, वृद्धि के अर्थ में, अर्थाभाव के अर्थ में, अत्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति और साकल्यान, इन वचन इन संदर्भ में यह अव्ययी भाव समास होता है। इसका उदाहरण आप एक एक करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो ये क्या कर रहे हैं। उसका जो एक बनता है वह और विभक्ति के संबंध में, और इसमें एक जो बनता है वह है प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम, अर्थात ये उपसर्जन जो होता है वह प्रथमा निर्दिष्ट जो होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। ये समास के संदर्भ में ये ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न भी बनता है, जो कि उपसर्जन किसका होता है, लेकिन समास प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, समास शास्त्र में प्रथमा निर्दिष्ट जो होता है उसका उपसर्जन, उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, और जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसका पूर्व, वह पूर्व निपात होता है उसका उपसर्जनम पूर्व सबसे पहले लगेगा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, और उसके बाद जिसका उपसर्जन संज्ञा होती है उसको वह पूर्व में प्रयोग किया जाता है। और यही कारण है कि हम जो एग्जाम्पल्स देखते हैं उसमें पूर्व निपात जो होता है जिसका वह उपसर्जन माना गया होगा तभी उसका पूर्व निपात होगा, और उपसर्जन किसको माना जाएगा, जो प्रथमा के द्वारा दिया गया है ना, इस तरह। अब आगे है अव्ययी भावश्च, इस सूत्र के माध्यम से ये होता है कि इसका नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। अव्ययी भाव जो है यह अव्ययी भाव होने के कारण इसकी अव्यय संज्ञा होती है, और इसके बाद ये कहते हैं कि इसकी नपुंसक संज्ञा जो होती है इसी के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद एक जो महत्वपूर्ण सूत्र इसमें देखने को मिलता है और उससे प्रश्न भी बहुत सारे बनते हैं, वो होता है नदी भिश्च, जैसे पंचगंगम द्वियमुनम, ये जो बनता है यह नदी भिश्च सूत्र से बनता है। सामान्य रूप से संख्या पूर्वोद्योगी हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर संख्या पूर्व में होने के बावजूद जो विभक्ति ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाता है, जैसे पंचगंगम द्वियमुनम, ये यहाँ पर संख्या पूर्व है फिर भी यह किसके अंतर्गत आ जा रहा है, अव्ययी भाव के समास के अंतर्गत, यह नदी भिश्च सूत्र के माध्यम से ये आ जा रहा है। ये बात ध्यान रखेंगे, नदी भिश्च, ये प्रश्न भी बनता है जो कि ये पंचगंगम द्वियमुनम ये किस सूत्र के आधार, इसमें कौन सा सूत्र लगा है, या ये भी प्रश्न बनता है कि पंचगंगम द्वियमुनम इसमें कौन सा समास है। तो सामान्य रूप से हम द्विगु समास दे देते हैं जो गलत है, क्यों, क्योंकि नदी भिश्च सूत्र के आधार पर यह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत इसका आना है, ठीक है। इसी तरह एक और बनता है उपसर्गम, ये सब जो बनता है इसमें अव्ययी भाव शरत प्रकृतिभ्यः, शरत अर्थात ये ऋतु के संदर्भ में यह है, शरत आदि के संदर्भ में यह अव्ययी भाव होगा, और ये उपसर्गम प्रतिविपासम ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। उपसर्गम
प्रतिविपासम विपासा की, इसी तरह उपजरसम जराया जरस इसके माध्यम से होगा। तो इस तरह आप देखते हैं जो कि अध्यात्म में नस तद्धिते ये सब सूत्र लगता है। इसके बाद फिर ये है कि अब तत्पुरुष समास के अंतर्गत संदर्भ में हम देखते हैं। तत्पुरुष समास जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने अव्ययी भाव को देखा था, उसको विस्तार पूर्वक आप लोग देख लेंगे, जहां पर समस्या होगी उसको देखेंगे। फिर अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास। हमने क्या देखा था, केवल समास पहला, उसके बाद अव्ययी भाव, तत्पुरुष, उसके बाद हमने देखा था द्वंद्व बहुब्री, ये हमने देखा था। अब तत्पुरुष समास को देखते हैं कि एक करके हम उसकी भेद को देखेंगे। तत्पुरुष समास जो है ये दो प्रकार के होंगे, समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण का अभिप्राय क्या होता है कि आधार जो होता है इसको अधिकरण कहा जाता है। आधार क्या हुआ, विभक्ति ही उसका आधार होता है। जैसे राज्ञा पुरुषा, इसमें पहला पूर्व पद जो है वह भी षष्ठी में है, और पुरुषा है ये दूसरा पद जो है, उत्तर पद जो है वो प्रथमांत है। तो पूर्व पद जो हुआ वो षष्ठ्यंत और उत्तर पद जो हो गया वह प्रथमांत। तो ये कह रहे हैं जो कि अगर दोनों जो है पद वह एक ही अधिकरण, एक ही विभक्ति में हो, एक ही दोनों का आधार हो, एक ही दोनों का आश्रय हो, तो वो समानाधिकरण कहे जाएंगे। जैसे नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम, ठीक। ये इस तरह का जो बनेगा, कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः, ठीक है। इस तरह के जो बनेंगे वह अनिवार्य रूप से समानाधिकरण कहे जाएंगे। अब एक बात ध्यान देने वाली बात होगी कि तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ जो होगा, उत्तर पद जो होगा वो अनिवार्य रूप से प्रथमांत ही होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे, उत्तर पदार्थ जो पद जो होगा वो अनिवार्य रूप से प्रथमांत ही आपको दिखेगा। लेकिन पूर्व पद जो है वह कभी प्रथमा, कभी द्वितीय, कभी तृतीयांत, कभी चतुर्थ्यंत, कभी पंचम्यंत, कभी षष्ठ्यंत, कभी सप्तम्यंत। अब समानाधिकरण कब होगा, जब, क्योंकि उत्तर पद तो निश्चित रूप से प्रथमांत ही होना है, तो पूर्व पद भी अगर प्रथमांत हो तब जाकर के वह अनिवार्य रूप से माना जाएगा जो कि समानाधिकरण है। अगर दोनों में अलग हो गया, अर्थात विभक्ति दोनों में अलग हो गया, तो वह व्यधिकरण माना जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि पूर्व पद अगर प्रथमांत होगा तो समानाधिकरण होंगे, पूर्व पद अगर द्वितीय से लेकर सप्तमी तक कोई हो तो व्यधिकरण कहे जाएंगे, ठीक। क्योंकि उत्तर तो हमेशा प्रथमांत ही होना है, ठीक ना। और दोनों का समान अगर रहा अधिकरण या विभक्ति यहाँ पर या आश्रय, तो समानाधिकरण कहे जाएंगे। अब आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि हम जिसको तत्पुरुष समास कहते हैं मोटे तौर पर वह व्यधिकरण ही होता है। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, ये जितने भी हैं ये हमें दिखाई पड़ते हैं किस तरह से, ये टोटल हमें व्यधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत ही दिखाई पड़ते हैं। और मोटे तौर पर व्यधिकरण तत्पुरुष ही तत्पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। अब आते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष जो है, उनको हम किस तरह जानेंगे। समानाधिकरण तत्पुरुष जो है, पहले व्यधिकरण तत्पुरुष के भेद हमने देख लिया, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। अब ये जो है समानाधिकरण जो है इसको हम दो तरह से देखते हैं। एक तो हो गया जो कि कर्मधारय और द्विगु, और कर्मधारय को भी आप ज्यादा कहीं कहीं देखेंगे आप दो तरह से देखिएगा, विशेषण पूर्व पद और उपमान पूर्व पद, इस तरह से देखेंगे। और ये द्विगु तो इधर है ही। तो ये कर्मधारय जो हम कहते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि समानाधिकरण तत्पुरुष के दो भेद हैं। एक तो हो गया ये मोटे तौर पर समानाधिकरण तत्पुरुष आपको कर्मधारय के रूप में मिलेगा और कर्मधारय के भेद द्विगु के रूप में। और उसका कारण क्या है कि यहाँ पर हम समानाधिकरण तत्पुरुष को ही हम तीन रूप में देख लेते हैं, विशेषण पूर्व पद, उपमान पूर्व पद और द्विगु। तो आपको ये अलग अलग तरह से व्याख्यान दिखेगा, कहीं कहीं ये एक दिखेगा जो कि
ये कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु। और फिर कर्मधारय को दो भाग में देखेंगे, विशेषण पूर्व पद और उपमान पूर्व पद, ये दो तरह से देखेंगे ना। अगर हम इसकी बात करें, ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में यहाँ पर साक्षात ये कह रहे हैं कि तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। और द्विगु के लिए कहेंगे संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात पहले कर्मधारय की चर्चा करेंगे, उसके बाद बताएंगे जो कि संख्या पूर्वो द्विगु। ठीक, तो स्पष्ट रूप से कहीं भी ये चर्चा नहीं करते हैं कि कर्मधारय का भेद द्विगु है या द्विगु पृथक सा है। ये मूल रूप से जो जब कहते हैं कि समानाधिकरण तत्पुरुष की बात करते हैं, तो वहां पर कर्मधारय ही कहते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में। और इसी के आधार पर मान लिया जाता है कि द्विगु के लिए अलग से कोई चर्चा नहीं करते हैं, तो समानाधिकरण इज इक्वल टू द्विगु कहें या विशेषण पूर्व पद या उपमान पूर्व पद, इस तरह हम करेंगे। तो मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं समानाधिकरण इज इक्वल टू कर्मधारय और कर्मधारय के भेद द्विगु। और कर्मधारय में भी अब दो तरह से देखेंगे, विशेषण पूर्व पद और उपमान पूर्व पद। द्विगु और कर्मधारय जो मोटे तौर पर जिसको हम देखते हैं, उनमें अंतर ये होगा कि द्विगु में अनिवार्य रूप से संख्या पूर्व में दिखाई पड़ेगा। ठीक, क्योंकि तत्पुरुष ये कर्मधारय में कहीं पर विशेषण पूर्व पद दिखेगा, कहीं पर उपमान पूर्व पद दिखेगा। ठीक, और द्विगु जो देखेंगे आप, वहां पर कहा जाएगा द्विगु एक वचनम, अर्थात उसका समाहार होने के बाद एक वक्त हो जाएगा, और वह सनपुंसकम, और वह नपुंसक लिंग में होगा। तो द्विगु जो है वह अनिवार्य रूप से एक वचन नपुंसक लिंग में होना है। ऐसे पंचानाम गवानाम समाहार पंचगवम। ठीक, लेकिन यहीं से आप उसको भी भेद रखेंगे नदी विशिष्ट सूत्र से, ठीक ना, तो आपको समस्या इसमें नहीं होगी। संख्या पूर्व द्विगु ये सूत्र है द्विगु के लिए। उसके बाद जो हम कहते हैं विशेषण पूर्व पद, इसकी बात चर्चा करते हैं विशेषण विशेषण बहुलम, अर्थात विशेषण का सामान्य रूप से विशेष के साथ हम जब समस्त पद बनाते हैं तो वह कर्मधारय के अंतर्गत आता है। जैसे कहते हैं नीलम उत्पलम नीलोत्पलम, कृष्ण सर्प कृष्ण सर्प, या ये इसमें कहा गया है जो कि बहुलम, ये पद जो दिया गया है इसके आधार पर इन्होंने क्या कहा है, क्योंकि बहुलम क्यों कहा गया है, अर्थात बहुलता से ऐसा होता है, बहुलता से होता है। इसका अभिप्राय क्या करें कि कहीं पर यह होगा भी, कहीं पर यह नहीं होगा। जहां पर नहीं होता है, नित्य रूप से नहीं होता है, वहां पर जैसे रामो जाम दग्न्य इस तरह बनता है। तो ये बहुलम पद को व्याख्यायित करने के लिए है, उस पर हमें ज्यादा नहीं ध्यान देना है। अगर उसमें यह बहुल का उदाहरण हम अगर हम देखेंगे, बहुल क्यों कहा गया है इसको स्पष्ट करना होगा। ये विशेषण पूर्व पद हमने कहा है ना, इसमें विशेषण विशेषण बहुलम, विशेषण का विशेष के साथ समस्त पद से बनाया जाता है। जब समस्त समास करके, तो वहां पर करें कि जो सामान्य रूप से जोड़ लिया जाता है दोनों को। अब कृष्ण सर्प जो दिया गया, ये तो विशेषण और विशेष को जोड़ा गया। जो काला है जो सर्प, उसको कहा गया कृष्ण सर्प। लेकिन जहां पर कहा गया है रामो जाम दग्न्य, वहां पर कौन सा विशेष विशेषण है, तो मतलब कहीं पर विशेषण और विशेष दोनों को मिलाकर के उसे समस्त पद बनाया जाता है। कहीं पर ऐसा होता है कि ये विशेषण विशेष नहीं होते हैं, जैसे रामो जाम दग्न्य, तो विशेषण विशेषण बहुलम, ये एक सूत्र हमने देखा। फिर उसके बाद उपमानानि सामान्य वचन ही, ये उपमान पूर्व पद जो दूसरा हमने भेद यहाँ देखा है वो है कि घन इव श्यामः घन श्यामः, जहां पर आप प्रयोग करते हैं पहले उपमान बताते हैं, उसके बाद उपमेय को बताते हैं, घन इव श्यामः घन श्यामः। ठीक, ये उपमान, ये उपमानानि सामान्य वचन ही, क्योंकि पहले ये उपमान किसको कहा जाता है, जिससे किसी की विशेष समता बताई जाए। ठीक, घन इव श्यामः घन श्यामः, घनसु श्यामसु,
इसमें उपमान घन जो है वह साधारण धर्मवाचक श्याम पद के साथ समाहार इसका हुआ है। यहाँ पर सुप का लोप प्रथमा एक वचन रूप सिद्ध होता है। ठीक, अब यहाँ पर और भी बहुत सारे इसमें वार्तिक हैं, जैसे शाक प्रिय पार्थिव उपमान पूर्व पद में ही आएगा। ठीक ना, शाक प्रिय पार्थिव, शाक पार्थिव, देव पूजको ब्राह्मण, देव ब्राह्मण, ये सब जो भी आएगा वह इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक, उसके बाद ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर वो आगे भी हम देखेंगे इसमें, जो कि कुछ जो होंगे वो अलग तरह से होंगे, जैसे कि नए समास या प्रादि समास या उपपद समास जो है, ये आप देखते हैं अलग अलग तत्पुरुष के ये अन्य भेद हुए। ये न तो कर्मधारय में आए, न तो समानाधिकरण में आए, न व्यतिकरण में आए, ये उनके अन्य भेद में आए। जैसे कि ये नौ ब्राह्मण अब्राह्मण, ये नए समास के अंतर्गत आ गया। फिर कुगत प्रादय, जैसे कुत्सित पुरुष कुपुरुष, ये आ गया इसमें। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये प्राचार्य, ये सब जो है, यह प्रगतः आचार्य प्राचार्य है। ये हम जो उदाहरण देखते हैं, या शुक्लीकृत्य पटपटाकृत्य, इस तरह हम जो उदाहरण देखते हैं। तो कुल मिलाकर के करेंगे, कुछ जो अतिरिक्त जो दिखेंगे ये इन्हीं के अंतर्गत दिखेंगे, जो तीन जो एडिशनल दिया गया है। अब हम द्वंद्व समास जो हमने देखा था, द्वंद्व समास में भी तीन भेद आते हैं। एक तो इसका, हाँ, ये उपपद समास जो हमने देखा था, उसमें उदाहरण आते हैं, जैसे ये उदाहरण है कुंभम करोति कुंभकार है, इस तरह के जो आएंगे। अर्थात नय में हो गया नौ ब्राह्मण अब्राह्मण, फिर प्रगता आचार्य प्राचार्य, आदि में उपपद में आ गया जो कि कुंभम करोति कुंभकार है, इस तरह करके आएगा उदाहरण। ठीक है, तो ये सब जितने भी आए इनके अंतर्गत आ गए। अब इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उदाहरणों को हम भी यहाँ पर छोड़ते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें, क्योंकि ये जो भेद दिए गए हैं, क्योंकि इतरेतर समाहार और एक शेष, ये द्वंद्व समास के ये तीन भेद हमें दिखाई पड़ते हैं। इतरेतर, उसके बाद समाहार, और तीसरा द्वंद्व। ये तीन उदाहरण हम देखते हैं। इन तीनों का उदाहरण और ये कहाँ किस स्थिति में बनते हैं ये देखना है। तो ये द्वंद्व समास के लिए ये कहते हैं चार्थे द्वंद्व है, कहते हैं अनेक सुबंतम चार्थे वर्तमानम व समस्यते द्वंद्व है। कह रहे हैं जो कि चौ के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंतों का जहां पर समस्त पद बनाया जाता है उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें चौ के संदर्भ में समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर योग, इस तरह करके ये चार चौ के अर्थ लिए गए हैं। चार जो है ये चौ के अर्थ लिए गए हैं। एक पहला लिया गया है समुच्चय अर्थ में, अन्वाचय के रूप में, इतरेतर योग में, समाहार के रूप में। तो यहाँ पर जो दिया गया है ये तीन हमने बताया है। एक इसमें एडिशनल दिखा रहा है समुच्चय के अर्थ में। तो समुच्चय अर्थ में तो सामान्य रूप से सभी होते ही हैं, जैसे ईश्वरम च गुरुम च, ये समुच्चय अर्थ में हो गया। ठीक, इसी तरह इतरेतर के संदर्भ में जो बताया जाता है धव च खदिरो च, धव खदिरो। इसी तरह एक बहुत अच्छा प्रश्न ये प्रश्न में पूछा जाता है राजदंत, ये जो उदाहरण बनता है ये बार बार पूछा जाता है, जो कि राजदंतादिश्युति, ये एक सूत्र है जिसके अंतर्गत कहा गया है जो कि राजदंत, ये जो बनता है दंतानाम राजा राजदंत, इसका पूछा जाता है, जो कि यहाँ पर निपात हुआ है।
करें दंतानाम राजा राजदंता, ये द्वंद्व समास के अंतर्गत हम देखते हैं। दंतानाम राजा राजदंत है ना। इस तरह हरिश्च हरश्च हरिहरौ, इसी तरह ईश ईश कृष्णौ, धर्मा धर्मौ, अधर्मार्थौ, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसी तरह शिव केशवों में अल्पाच तरम, ये सूत्र लगता है। द्वंद्व समास में कुछ सूत्र जो हैं इनको देख लेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। अल्पाच तरम शिव केशवौ, अजाद्यंतम ये ईश कृष्णौ, इस तरह बनते हैं। द्वंद्वे घी, ये हरिश्च हरश्च हरिहरौ, ये बनते हैं। तो ये कुछ सूत्र जो हैं इनको ध्यान में रखना। नाम राजा राजदंता है, ये बनता है। इसी तरह है धर्मादिशु अनियम, ये वार्तिक है। धर्मा धर्मो धर्मार्थो, इसके लिए बनता है। इसी तरह द्वंद्वे घी, ये बनता है हरिश्च हरश्च हरिहरौ। इसी तरह अजाद्यदंतम ईश कृष्णौ, अल्पाच तरम शिव केशवौ, ये बनता है। फिर एक शेष के संदर्भ में आता है पिता मात्रा, ये सूत्र है। माता च पिता च पितरौ, है ना, जगत पितरौ वंदे, इसका ये भी बनता है। माता पितरौ, ये भी बनता है। माता च पितरौ या माता पितरौ, ये दोनों बनता है इसका रूप ना। इसी तरह आता है जो कि द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगाना, प्राणी तूर्य और सेना के संदर्भ में जो बनता है अश्वारोहम पाणिपादम, ये उदाहरण बनते हैं। तो इस तरह करके हम अलग अलग देखते हैं जो कि प्रावृत शर्तों, ये सब जो उदाहरण बनते हैं ना। फिर इसके बाद हम बहुब्रीहि में देखेंगे। तो बहुब्रीहि में तो हमने देखा जो कि क्या इनका क्या होता है बहुब्रीहि में। ये यहाँ पर जो हमने भेद देखा था, बहुब्रीहि में अन्य पदार्थ प्रधान है बहुब्रीहि, इसके लिए कहा गया है शेषो बहुब्रीहि। अर्थात आप ध्यान जो रखेंगे समास के भेद का, पहला केवल समास, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा तत्पुरुष, चौथा द्वंद्व, पांचवा बहुब्रीहि। क्योंकि बहुब्रीहि की परिभाषा ही बताते हैं जो कि शेषो बहुब्रीहि ना, और अनेकम अन्य पदार्थ, ये दूसरा सूत्र बताते हैं। सप्तमी विशेषण बहुब्रीहो, इस तरह करके अलग अलग इसमें उदाहरण बताते हैं। कंठे काल है, ठीक। इसी तरह प्राप्तोदको ग्राम, इसके साथ साथ वीर पुरुष को ग्राम, पीताम्बरो हरे, उसके साथ साथ प्रतिपर्ण प्रपर्ण, ठीक है। प्रपर्ण जो है इसको ध्यान रखना है क्योंकि प्रपर्ण हमें कंफ्यूजन होने लगता है, ये प्रादि तत्पुरुष तो नहीं है। इसी तरह अपुत्र, अविद्यमान अविद्यमान पुत्र अपुत्र, ये कंफ्यूजन होने लगता है कि नए तत्पुरुष तो नहीं है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स जो पूछे जाते हैं ये हमें ध्यान में रखना है। इसी तरह चित्रगुह रूपवत भार्य बनता है बहुब्रीहि समास का, ठीक। इसी तरह कल्याणी पंचमी जासाम, पंच कल्याणी, ये सब जो उदाहरण बनता है। ये कल्याणी पंचमा दीर्घ सक्त जलजाक्षी, ये सब जो उदाहरण है ये बहुब्रीहि समास के होते हैं। अंतरलोमा बहिर्लोमा, ये एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिए गए हैं लक्षितांश को इतना अगर देख लेते हैं तो हमारे लिए पर्याप्त हो जाता है। तो हम नेक्स्ट डे ये करेंगे जो कि अभी जो व्यधिकरण तत्पुरुष के सूत्र जो छूटे हुए हैं उनको देखेंगे, जैसे द्वितीय प्राप्तापन में इस तरह के जो होगा, या कर्तकरण बहुलम, या फिर पंचमी भय ना, इस सब तरह के जितने भी सूत्र बचे हुए हैं इन सभी सूत्रों को लेते हुए हम कल आगे जितनी भी चर्चा इसमें बची हुई है उनको हम थोड़ा देखेंगे कल। आज हमने संक्षिप्त में केवल इनके आउटलाइन देखने का प्रयास किया, कल थोड़ा हम विस्तार में जाएंगे और एग्जाम्पल्स नोट करवाएंगे कल, जो कि किसके कौन एग्जाम्पल्स हो सकते, एक बार पढ़ करके तब आएंगे आप शाम।